हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है आपके पास में बीपीएससी में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमवीआई की वैकेंसी फिलहाल आई हुई है। तो प्रीवियसली जो पेपर हुआ है 2022 का पेपर 5 मार्च 2022 का पेपर है, उसमें जनरल साइंस किस टाइप की पूछी गई है, कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं और क्वेश्चंस का लेवल कहां तक है, उनको एनालाइज करते हैं और 1 बाय 1 करके पूरा जो जनरल साइंस का पोर्शन पूछा गया है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अपना जनरल साइंस का जो है कब का पेपर है, 5 मार्च का। ठीक है, 5 मार्च 2022 का, 5 मार्च 2022 का आपको जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस करते हैं। जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस या फिर मैं बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस तीनों के में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों पोर्शन से उनको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए आपके, जैसे मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में आपके 3 पेपर हैं, पहला मैकेनिकल का, दूसरा आपका जो मोटर एक्ट है उसका, और तीसरा जीएस का पेपर जिसके अंदर जनरल साइंस 100 क्वेश्चन में से टोटल जो जीएस का पेपर है उसमें 30 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के हैं। ठीक है, अब उन 30 प्रश्न में से 8 प्रश्न पूछे गए हैं आपके फिजिक्स में से, 16 प्रश्न पूछे गए हैं केमिस्ट्री में से और 6 प्रश्न पूछे गए हैं बायोलॉजी में से। तो सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, केमिस्ट्री का। सबसे मैक्सिमम वेटेज किसका है, केमिस्ट्री का। और जो डेली लाइफ साइंस है, केमिस्ट्री के बजाय मैं बोलूं कि जो डेली लाइफ साइंस है वहां से आपको क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन पुट हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेटेज आप मान सकते हो केमिस्ट्री का, उसके बाद में फिजिक्स का और उसके बाद में बायोलॉजी का। कौन सा पेपर, आपका जो जीएस का पेपर है। एमवीआई के अंदर आपके कितने पेपर हैं, 3 पेपर। ठीक है, पहला आपका मैकेनिकल का, दूसरा आपका एक्ट, मोटर एक्ट का, और थर्ड आपका जीएस का पेपर। इस जीएस के पेपर में 100 में से 30 क्वेश्चन जो हैं आपके जनरल साइंस के। सबसे ज्यादा वेटेज आप है डेली लाइफ साइंस और केमिस्ट्री है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट हुए हैं। तो अच्छा, तीनों पार्ट हैं, तीनों पार्ट के लिए आपके पास में टैग प्लस नॉन टैग करके कंप्लीट आपका जो एप्लीकेशन पर बैच है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली आपका अपकमिंग डेज के अंदर डेट भी आई हुई है, तो अपकमिंग डेज के अंदर आपकी नेक्स्ट मंथ जो टेंटेटिव डेट बताई गई है उसमें आपकी एग्जाम जो शेड्यूल की गई है, तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली प्रिपेयर रहना है। और जो आपका अगर टेक्निकल, मोस्टली मैकेनिकल और एक्ट जो है, एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अलग से पेपर जो है, और साथ में जीएस, तीनों कंबाइंड, ये आपका जो कोर्स है बीपीएससी का एमवीआई का, तीनों कंबाइंड है। इसके अंदर एक्ट भी है, मैकेनिकल भी कंप्लीट है और जीएस भी। ठीक है, तो सिलेक्शन के लिए इससे बेटर ऑप्शन कोई भी आपके पास में, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वो बोलूंगा। ठीक है, कि आपके पास में तीनों पार्ट एक साथ में कवर हो गए यहां पर। ठीक है, और फ्रीक्वेंटली जो है आप एमवीआई से एमआई में लगातार जो है एमवीआई का जो अलग अलग स्टेट की वैकेंसीज हैं उनसे कंटिन्यूअसली बैक टू बैक सिलेक्शन है यहां पर। ठीक है, तो आप जो है मैकेनिकल प्लस आपका टैग नॉन टैग तीनों पार्ट हैं जो पेपर के, वो कवर कर सकते हैं आपका बीपीएससी के कोर्स से। ठीक है, अब जो 2022 का पेपर हुआ है उसको 1 बाय 1 करके अपन सॉल्यूशन करते हैं। खुद भी एनालाइज करना कि कहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पुट हो रहे हैं और किस वैरायटी के क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक सिलेंडर है, गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति क्या होगी। तो ग्रेविटी का सेंटर जो होता है वो उसकी ज्योमेट्रिकल शेप का, जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसका सेंटर होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर, दैट इज द एट द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, बी इज द करेक्ट पॉइंट, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी क्या है यहां पर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जी जो है ज्योमेट्री का सेंटर, इररेगुलर शेप है तो उसके लिए पर्टिकुलर हम जी की वैल्यू निकालते हैं। अगर सिमेट्रिकल शेप है दैट मींस मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसका जो सेंटर पॉइंट हम मानते हैं दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो बोला गया है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कंडक्टर है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली, तो रेजिस्टेंस जो है वो क्या है कि करंट के फ्लो के अंदर ऑब्स्टिकल है, उसमें रुकावट है। कैसे डिफाइन करते हैं, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ई। रो क्या है यहां पर, रो रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, या डेंसिटी से रिलेट मत करना आप रो को, रो इज द रेजिस्टिविटी। ठीक है, और एल क्या है, जो कंडक्टर जिसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है उसकी लेंथ है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इज द ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन के अंदर डायमेंशंस आगे बढ़ रही है
उस एरिया को हम क्रॉस सेक्शन एरिया मानकर चलते हैं। जैसे आप सिलेंडर के अंदर देखना, सिलेंडर के अंदर हम क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा मान के चलते हैं, ये वाला एरिया, π/4 d स्क्वायर करके बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आपको बोल रहा है कि अनुपातिक है, दैट इज द डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, तो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए के इनवर्सली है, रजिस्टिविटी के डायरेक्टली है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपके पास मैच कर रहा है कि डायरेक्ट जो लंबाई का ऑप्शन है, इसके अलावा डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। आर इज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी, नॉट द फंक्शन ऑफ डेंसिटी, इस टाइप से लिख सकता हूं, नॉट द फंक्शन ऑफ डेंसिटी। आर इज नॉट द फंक्शन ऑफ डेंसिटी, मतलब आर जो है वो डिपेंड नहीं करता कि मटेरियल की डेंसिटी क्या है, ठीक है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अच्छा, इससे रिलेटेड V इज इक्वल टू आई आर, ओम का नियम भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखना, सबसे अधिक सुचालक है, मतलब उसके अंदर करंट सबसे इजीली फ्लो हो सकता है, रेजिस्टेंस कम है, ऑब्स्टिकल कम है। आप जो दिए गए हैं ऑप्शन, इसके अंदर लोहा, तांबा, चांदी और एल्यूमिनियम, ठीक है। डी ऑप्शन यहां पर एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन यहां पर एल्यूमिनियम। तो इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा विच इज द बेस्ट कंडक्टर, सबसे ज्यादा सुचालक कौन है। तो सबसे ज्यादा चालकता कौन दर्शाता है, सबसे ज्यादा चालकता दर्शाता है सिल्वर, लेकिन सिल्वर कॉस्टली पड़ता है। इस वजह से हम जो वायर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के वायर बनाते हैं, वो मोस्टली हम यूज करते हैं यहां पर आपका जो तांबा का यूज करते हैं या फिर हम एल्यूमिनियम का भी यूज करते हैं, ठीक है। रस्टिंग की प्रॉब्लम होती है आयरन के साथ में, इस वजह से हम गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस भी आपने पढ़ा होगा कि रस्टिंग को रिमूव करना। इसके अलावा हम स्टील का फॉर्मेशन भी करते हैं कि हम आयरन के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर आपने कार्बन ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप मटेरियल साइंस के अंदर कंटिन्यूसली स्टडी करते हैं, स्टील का पूरा डिस्कशन आता है अपना। तो यहां पर सिंपली पूछा गया कि सबसे ज्यादा चालक कौन है, सबसे ज्यादा सुचालक कौन है। तो यहां पर अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन गिवन ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, सिल्वर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ कुलाम आवेश दिया हुआ है, एक कुलाम आवेश कितना, क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 कुलाम, 1 कुलाम, ठीक है। इसके लिए बोला गया कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने के बाद में वर्क डन बताना है। तो हमने आपको डिस्कशन भी किया था काफी बार, जो है जनरल साइंस के अंदर आपका कोर्स चल रहा है उसमें भी डिस्कशन किया था कि वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि एक यूनिट कुलाम है उस पर ए से बी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन हुआ है। ए से बी कहां तक, उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप कोई भी कुलाम आवेश है उसको लेकर के आए, तो उसमें जो वर्क डन हुआ दैट इज द वो पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में आपके पास में स्टोर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि V इज इक्वल टू W बाई क्यू। इस यूनिट चार्ज को आप ए से बी तक लाने में जो वर्क डन हुआ दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो सिंपल सा है, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। यहां पर Q की वैल्यू आपके पास में कितना दिया हुआ है, 1 कुलाम दिया हुआ है, और बैटरी कितनी है, यहां पर 6 वोल्ट की बैटरी है। तो वर्क डन आपके पास में पूछा है, तो वर्क डन सिंपल सा कितना निकल के आएगा, जूल के अंदर वर्क डन होगा और वो कितना निकल के आएगा, 6 जूल, क्योंकि 6 वोल्ट इज इक्वल टू आपके पास में ये 1 कुलाम हो गया, और ये वर्क है जो सिंपल आपको 6 इज इक्वल टू W बाई 1, तो W इज इक्वल टू 6 जूल निकल के आ जाएगा सिंपल, ठीक है। आपको डेफिनेशन भी अगर क्लियर है कि V इज इक्वल टू W बाई क्यू, तो यहां से सिंपल आपके पास में आंसर आ पा रहा है, C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना कि ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है, पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम किसके लिए बोलते हैं, सोलर एनर्जी, दैट इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कि इसको हम विदाउट पोल्यूशन, पोल्यूशन के बिना हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सोलर पैनल के लिए प्रमोट करती है गवर्नमेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जनरल आपकी थॉट प्रोसेस को पूछा गया, जनरल नॉलेज को आपको चेक करने के लिए कि पोल्यूएंट फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सिंपल आप लगा सकते हो, तो सोलर एनर्जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रकाशीय घनत्व वाला माध्यम है, द मीडियम विद द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी अमंग द फॉलोइंग। तो ऑप्टिकल डेंसिटी होती क्या है, जैसे मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से अगर इसको कंपेयर करूं, ऑप्टिकल डेंसिटी को मैं ऐसे लिख देता हूं, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स and inversely proportional to speed of the light, inversely proportional to the speed of light।
तो डायमंड जो होता है उसके अंदर उसका चमकने का कारण क्या है कि वो इंट्रैप कर ले रहा है लाइट को इंट्रैप कर ले रहा है और उससे कंटिन्यूअसली मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, लेकिन लाइट बाहर नहीं निकल पा रही है, जिसकी वजह से आपको डायमंड में चमक दिखाई देती है। ठीक है ना, तो ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट किसकी होगी यहां पर? डायमंड जो है हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी रखता है, मतलब उसके अंदर जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है लाइट को वो सबसे ज्यादा है, इंट्रैप करके रख लेता है लाइट को। ठीक है ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। रिलेशन से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको पूछ लिया, स्पीड ऑफ द लाइट इनवर्स होगी, दैट मींस अगर आपको बोला जाए कि ऑप्टिमम डेंसिटी ज्यादा है, दैट मींस स्पीड ऑफ द लाइट डाउन है, उसके अंदर कम है। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहां पर। ठीक है, तो सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि परमाणु का पहला मॉडल जो उन्होंने प्रस्तावित किया, जे थॉमसन थे, प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज की थी उन्होंने। तो सिंपल सा आपका आंसर है यहां पर जे थॉमसन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट रेडियस एच हाइड्रोजन एटम के लिए बोला गया है प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हम क्या बोलते हैं? ई स्क्वायर बाई आर। काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं? ई स्क्वायर बाई आर। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है उन पर जो है मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी है ये डिपेंड नहीं करती है। कौन कौन से मटेरियल है? सबसे ज्यादा जो डायामैग्नेटिक मटेरियल की मैं बात करूं तो ब्रोंज के बारे में काफी बार एग्जांपल पूछा जाता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल ही पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। इनके अलावा एजी है, आपका जिंक है, ये सारे कौन से मटेरियल हैं? डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आप ध्यान में रख सकते हो कि डायमैग्नेटिक मटेरियल हैं, उनके एग्जांपल कौन से हैं। ठीक है, आयरन, इनके अलावा जैसे अपन एयू के लिए बोलते हैं या फिर लेड के लिए, ये सारे मटेरियल है। मटेरियल के ब्रोंज के लिए काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जांपल कौन से हैं, तो आप ध्यान में रख सकते हो उनको। ठीक है, यहां पर सिंपल सा पूछा गया था कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल। ह्यूमन आई है, उसके लिए बोला गया है कि इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होता है ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब पर्दा कौन सा है जहां पर इमेज बन रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहां पर बनती है? रेटिना पर इमेज बनती है आई के अंदर। ठीक है ना, रेटिना के अंदर इमेज बनती है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो लाइट वाला पार्ट है उसी के अंदर हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ये आपको बता ही दिया कि तीनों पार्ट हैं आपके मैकेनिकल का। सबसे इंपॉर्टेंट जो एमवीआई के एक्ट हैं, आपके मोटर व्हीकल के एक्ट हैं, आपके सेंट्रल लेवल के एक्ट हैं, इसके अलावा स्टेट लेवल के हैं। तीनों जो एक्ट हैं उनकी कंबाइंड जो आपका है सिंगल पेपर करवाया जाएगा। इसके अलावा जीएस का पोर्शन, तो ये कोर्स के अंदर आपको तीनों कंबाइंड है कोर्स, तीनों आपके तीनों पेपर, फर्स्ट पेपर मैकेनिकल, सेकंड मोटर व्हीकल का और थर्ड जीएस का। ठीक है, तीनों कंबाइंड है इस कोर्स के अंदर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HCl में जो रासायनिक आबंध होता है उसकी प्रवृत्ति बतानी है आपको केमिकल बॉन्ड की। तो यहां पर कोवेलेंट के दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो HCl अगर टूटता है तो H+ और Cl- के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट दिया हुआ था, डी को हम करेक्ट आंसर लगाएंगे यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गैस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के अंदर कौन सी गैस यूज होती है? तो हम क्लोरोफॉर्म के लिए आप केमिकल जो आपकी इक्वेशन है उसको याद रख सकते हो कि अगर जो मीथेन होती है CH4, उसकी मैं रिएक्शन कराऊं 3Cl2, क्लोरीन गैस इसमें कंटिन्यूअसली पास करते हैं, तो आपको जो है Cl है कंटिन्यूअसली 1 क्लोरीन है, रिपीटेडली जुड़ती रहती है। फाइनल जो फॉर्मेशन होता है जो होता है आपका क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, दैट इज CHCl3 का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, CHCl3 का फॉर्मेशन होता है, CHCl3 का, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। कि आप जो मीथेन गैस है उसमें से क्लोरीन पास करवाते हैं, मीथेन है उसमें से क्लोरीन गैस पास करवाते हैं, तो सिंगल क्लोरीन, एक बार क्लोरीन ऐड हुआ, उसके बाद वापस क्लोरीन ऐड हुआ, और फाइनली आपके पास में जो प्रोडक्ट बन के आता है दैट इज द क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसके साथ में जो बाई प्रोडक्ट बनता है दैट इज द HCl। ठीक है, 3HCl। ठीक है, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर, तो मीथेन इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आपको केमिकल फॉर्मूला ही पूछ सकता है, दैट इज CHCl3, CHCl3 दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। सिंपल है एकदम, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर जो हम बोलते हैं कि यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर जो कंबाइन करने की कैपेसिटी है कहां से जनरेट होती है? यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर। ये जो केमिकल रिएक्शन होती है यूवी लाइट की प्रेजेंस के अंदर होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन द प्रोसेस ऑफ
आपका जो है वल्कनाइजेशन, नेचुरल रबर इज हीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके जो हीट किया जाता है, जो हीट रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए सल्फर जो है हम यूज करते हैं। इस सल्फर को ऐड करने से हमारे पास में जो स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, इलास्टिसिटी है, जो रबर के लिए जो लेटेक्स होता है, नेचुरल रबर होता है, उसके लिए इलास्टिसिटी, नेचुरल रबर की इलास्टिसिटी इतनी इंप्रूव्ड नहीं होती जिस जो आपका जो वल्कनाइजेशन प्रोसेस है उसके बाद में जितनी इंप्रूव होती है। स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होती है, इसके साथ ही जो हीट रेजिस्टेंस की कैपेसिटी है वो इंप्रूव करता है सल्फर, ठीक है ना। तो यहां पर सल्फर इज द करेक्ट आंसर, सल्फर इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आपको पूछ भी सकता है कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो इंप्रूव होती हैं जो हम वल्कनाइजेशन प्रोसेस करते हैं उसके बाद में, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि जो स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, इलास्टिसिटी इंप्रूव होती है, इसी के साथ में कि आपका जो हीट की जो रेजिस्टेंस की कैपेसिटी है, हीट के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस की कैपेसिटी है उसी के लिए पूछा गया है, वो कैपेसिटी भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप कि कैम्फर इज प्यूरिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल इसका आप क्या करोगे, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन दैट इज उधर्वपातन, ठीक है। सब्लिमेशन इज द करेक्ट आंसर कि कपूर को किससे शुद्ध किया जा सकता है, उधर्वपातन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केमिकल नेम बताना है आपको एस्पिरिन का, ठीक है। एस्पिरिन का केमिकल फॉर्म आपको जो है केमिकल नेम बताना है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इज कॉल्ड एज एस्पिरिन, ठीक है। जो आपका सैलिसिलिक एसिड है, आपको लिख के बता देता हूं, सैलिसिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन आप कराते हो, सैलिसिलिक एसिड है, इसका आप रिएक्शन कराते हो एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आपके पास में एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, इसी को बोला जाता है एस्पिरिन, इसी को बोला जाता है एस्पिरिन। तो आपको सिंपल पूछा गया था कि केमिकल नेम पूछा गया था एस्पिरिन का, ठीक है। तो आप सिंपल बता सकते हो कि आपका एसिटिल सैलिसिलिक एसिड इज कॉल्ड एज एस्पिरिन, ठीक है। इसके साथ ही जो बाई प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये जो आपकी रिएक्शन यहां पर लिखी हुई है, बाई प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। एस्पिरिन का आपको सिंपल केमिकल नेम पूछा गया था, तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर, सिंपल है एकदम से सिंपल। आपको जो डेली लाइफ जो आपका केमिस्ट्री है उसके बारे में आपको डीप डिस्कशन यहां पर करना है। जो भी आपका जो फॉर्मूलाज पूछे गए हैं या फिर आपको जो भी क्वेश्चंस यहां पर पुट हो रहे हैं, जो डेली लाइफ साइंस है वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। कहां से, डेली लाइफ साइंस से, डेली लाइफ जो आपका केमिस्ट्री है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पुट किए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपको केमिकल फॉर्मूला भी पूछ सकता है, दैट इज C9 एच। आपको एस्पिरिन का अगर केमिकल फॉर्मूला पूछे तो C9H8O4, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट के अंदर आपको कोई भी जो डेली लाइफ यूजेज के अंदर जो औषधियां हैं, उनके मेडिसिन हैं, उनके लिए केमिकल फॉर्मूला पूछ सकता है, या फिर उनके फॉर्मेशन का प्रोसेस जो है, केमिकल रिएक्शन है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो यहां पर आपको C9H8O4 दैट इज कॉल्ड एज एस्पिरिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि द एलिमेंट विच बिहेव लाइक बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि ट्रांजिशन फेज जो चलती है मेटल से नॉन मेटल की, दैट इज जो इनर जो फेज आती है यहां पर मेटलोइड निकल कर आती है, जिसको हम बोलते हैं उपधातु बोलते हैं। कौन कौन सी हैं, इनको क्या बोला जाता है, मेटलोइड बोला जाता है, मेटलोइड। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो जैसे बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ऑर्सेनिक है, लेड है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं उपधातु के। किसके एग्जाम्पल हैं, उपधातु के एग्जाम्पल हैं। बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ऑर्सेनिक है, लेड है, इसके अलावा टेलुरियम है, लेड है, सारे किसके, लेड नहीं आपके पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम है और टी है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मेटलोइड के एग्जाम्पल है। तो आपको सिंपल पूछा गया था एलिमेंट विच बिहेव लाइक मेटल एंड नॉन मेटल। तो इन ऑप्शन के अंदर कौन सा एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, यहां पर बोरोन दिया गया है,
इसके अलावा सिलिकॉन भी दे सकता है, जर्मेनियम भी दे सकता है, जिनको हम उपधातु बोलते हैं कि मेटल और नॉन मेटल है उनके बीच का बिहेवियर शो करते हैं ये, ठीक है। तो सिंपल आंसर है यहां पर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, तो सिंपल CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेल पॉलिश रिमूवर मेनली कंटेंस, तो नेल पॉलिश में सबसे ज्यादा एसीटोन, एसीटोन कौन सा है, कीटोन ग्रुप है। एसीटोन को हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज कॉल्ड एज एसीटोन। तो एसीटोन का यूज किया जाता है नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर, ठीक है, सिंपल है, ए इज द करेक्ट आंसर। अनदर नेम ऑफ किक सिल्वर, तो Hg है उसका पहले नाम जो मरकरी है उसका पहले नाम किक सिल्वर के लिए हम यूज करते थे, वर्ड यूज करते थे किक सिल्वर। इनके अलावा आपको सिल्वर से रिलेटेड जैसे जर्मन सिल्वर के बारे में पूछ सकता है, निकल, कॉपर और जिंक, इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं, इनको कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं जर्मन सिल्वर, ठीक है। यहां पर किक सिल्वर के लिए पूछा गया तो मरकरी के लिए, ठीक है, मरकरी का जो पहले ओल्ड नेम में अगर बोलूं तो दैट इज कॉल्ड एज किक सिल्वर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, साइनी अपीयरेंस दर्शाता है, इस वजह से इसका काफी जगह पहले हम यूज किया करते थे मरकरी को एज ए कॉल्ड एज किक सिल्वर के रूप में, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द पॉलीमरिक मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग, जो आपका बुलेट प्रूफ जैकेट है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपने मूवीज के अंदर भी, जैसे मेरे को एग्जैक्टली मूवी का नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन जो अजय देवगन की मूवी है उसमें एक उन्होंने वर्ड यूज किया था कि ये जो केवलर है उसका मटेरियल है ये बुलेट के लिए, मतलब जो डायलॉग्स थे मूवी के अंदर इन बिटवीन, तो केवलर का मटेरियल है कि ऐसे बुलेट को जो है, बुलेट इसके आर पार नहीं निकल सकती है। तो सिंपल डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन के बेस पर भी आप जो है आंसर कर सकते हो। मूवी के अंदर भी आप ध्यान से देखोगे, अजय देवगन की मूवी थी उस टाइम पर, एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं है मेरे को, तो उसमें ये वर्ड यूज किया गया था, ठीक है, कि बुलेट प्रूफ कौन सा मटेरियल होता है, तो केवलर जो है आपका राइट आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो डेली लाइफ के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन कार्ब्स साइकिल, तो कार्ब साइकिल जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है, एटीपी फॉर्मेशन होता है, तो एटीपी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखना कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, दैट मींस जो इवोपरेट हो रहा है, वाटर इवोपरेट हो रहा है उसकी रेट क्या होगी अगर प्रेशर डाउन होता है। जैसे आप गर्मियों की बात करो तो गर्मियों के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर ड्रॉप डाउन होता है, और प्रेशर ड्रॉप डाउन होने की वजह से जो ट्रांसपिरेशन वाटर के उड़ने की कैपेसिटी है, वाष्पोत्सर्जन की मैं अगर बोलूं क्षमता है, वो लगातार इंक्रीज होती है, जिससे पानी भाप बनकर उड़ जाते हैं और बादल का रूप ले लेते हैं, और जैसे ही मानसून आती है तो बारिश हो जाती है। तो सारा कनेक्टेड है, वाटर साइकिल कनेक्टेड है एक दूसरे से, सारी चीजें कनेक्टेड है। क्या होता है कि प्रेशर ड्रॉप डाउन करता है, क्यों करता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि गर्मी के अंदर सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है अर्थ पे, तो टेम्परेचर इंक्रीज होते ही प्रेशर ड्रॉप डाउन करता है, और वाटर है वो वाष्पोत्सर्जन से ऊपर उड़ने शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बादल का फॉर्मेशन होता है, फिर वापस जो रेन साइकिल है वो बनती है, ठीक है। तो इसके अंदर सिंपल आप याद रख सकते हो क्या करता है कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल बी इंक्रीजेज, जो वाष्पोत्सर्जन की दर है, पानी के उड़ने की दर है, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी अगर प्रेशर ड्रॉप डाउन करता है। तो प्रेशर ड्रॉप डाउन करता है तो यहां बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आप ले सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है उसको आप डीप स्टडी ध्यान से देखोगे चीजों को, तो मल्टीपल उससे चेन बाय चेन जो है चीजें अटैच्ड रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, हैप्लॉइड जो पादप होते हैं किससे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर, परागकण परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा, परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा, डी इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विभिन्न प्रकार के पौधों में क्रॉस परागकण जो बनाने वाले पौधे जो होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, संकर पौधा, दैट इज द हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड प्लांट। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि प्लांट हैविंग रेस्पिरेटरी रूट्स आर कॉल्ड मैनग्रोव। जो दलदली एरिया के अंदर ग्रो करते हैं उनको बोला जाता है मैनग्रोव वनस्पति। आपने पढ़ा भी होगा इनके बारे में इन्वायरमेंट में भी। जो दलदली भूमि होती है, रामसर साइट भी जिनको घोषित किया जाता है, ठीक है, मैनग्रोव वनस्पति है वहां पर ग्रो करती है। तो इससे रिलेटेड पूछा गया था कि प्लांट कहां पर जो रूट्स हैं, प्लांट्स हैविंग रेस्पिरेटरी रूट्स, दैट इज कॉल्ड एज मैनग्रोव। ठीक, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि आपको बोटोनिकल नाम पूछा गया है जो आपका एजा डायरेक्टा का, एजा डायरेक्टा इंडिका। तो किसका नाम है? नीम का। और इसका जो आयुर्वेद के अंदर और जो काफी औषधीय प्रयोग हैं नीम के, तो इससे रिलेटेड आपको बोटोनिकल नाम पूछा गया था। इनके अलावा अगर राइस का बोटोनिकल नाम, टर्मरिक है हल्दी का जो आपको बोटोनिकल नाम, और व्हीट का बोटोनिकल नाम भी आपको, जो बोटोनिकल नाम जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको चार्ट की फॉर्म में बनाकर रख लेना है कि जो भी पूछा जाए कंटिन्यूअसली आपको अगर फ्रीक्वेंट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको जो इंपॉर्टेंट हैं उनको लिख करके रखना है। जो भी आपका जो डेली लाइफ केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बोटोनिकल नाम पूछता है। तो ठीक है, तो यहां पर आपको नीम के लिए पूछा गया है बोटोनिकल नाम, जिसके लिए बोला कॉमन नेम ऑफ द एजारेक्टा इंडिका। ठीक है, इसके लिए पूछा गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो ट्रू फ्रूट है, तो ट्रू फ्रूट के लिए हम क्या बोलते हैं? एप्पल इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है वो ऐसा जीव है जो धरती पर सबसे पहले इजाद हुआ था, सबसे पहले जो आया था, और सबसे एंड के अंदर जो हाई हीट को भी अपने रेजिस्टेंस कर सकता है, उसके अगेंस्ट अपना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको बनाकर रख सकता है। तो सबसे पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला जीव भी बैक्टीरिया, और सबसे एंड तक जो सर्वाइव करेगा वो भी बैक्टीरिया। नाइट्रोजन इन्वायरमेंट के अंदर ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन वो सोइल डायरेक्टली एब्जॉर्व नहीं कर सकती। ठीक है, डायरेक्टली सोइल उसको एब्जॉर्व नहीं कर सकती, तो उसके लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए पूछा गया नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सोइल इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन साइकिल भी आप पढ़ते हो पूरा एनवायरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी हाईएस्ट इन, कहां पर? रेड लाइट के अंदर। ए इज द करेक्ट आंसर, लाल प्रकाश के अंदर। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहां पर होगी? रेड लाइट के अंदर, सिंपल। ठीक है, तो यहां पर रेड लाइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एमजी जो होता है वो यहां पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है क्लोरोफिल के लिए, मेटल फाउंड इन क्लोरोफिल। ठीक है, जो क्लोरोफिल है उसके अंदर एमजी। ठीक है, क्यों होता है यहां पर एमजी प्रेजेंट क्लोरोफिल के अंदर? क्योंकि इसके अंदर जो लाइट के एब्जॉर्वेशन, जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी होती है एमजी के अंदर। एमजी के अंदर सनलाइट एब्जॉर्विंग कैपेसिटी होती है, एब्जॉर्विंग सनलाइट, एब्जॉर्विंग सनलाइट, एब्जॉर्विंग सनलाइट कैपेसिटी होती है, जिसके द्वारा फूड का फॉर्मेशन करते हैं प्लांट्स। तो क्लोरोफिल जो है आप जो है मैग्नीशियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, द मेटल फाउंड इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम का काम क्या है? जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्व करना, जिससे सन जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड का फॉर्मेशन कर सकें। ठीक है, उसके लिए सनलाइट को एब्जॉर्व करना। तो ये अपना जो 30 क्वेश्चन का स्लॉट था कंप्लीटली हमने सोल्व किया 1 by 1 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपने देखे कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो डेली लाइफ केमिस्ट्री है, डेली लाइफ साइंस है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें ही आपका इन्वायरमेंट का पोर्शन मैं मानकर चलता हूं, और साथ ही साथ फिजिक्स का भी जो ठीक ठाक वेटेज है, और सबसे लिस्ट वेटेज है वो बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बोटोनिकल नेम पूछे जा रहे हैं, या फिर जो डेली लाइफ साइंस हम बोल सकते हैं उससे सबसे ज्यादा वेटेज है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं मैं तो डेली लाइफ साइंस, डेली लाइफ आप केमिस्ट्री लिखकर रखिए, डेली लाइफ केमिस्ट्री है, वहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डेली लाइफ केमिस्ट्री, डेली लाइफ साइंस है वहां से। इसके अंदर आप मैं इन्वायरमेंट भी मानकर चलता हूं, इन्वायरमेंट भी प्लस आपका जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो सबसे लिस्ट वे के अंदर पूछा गया है। ठीक है, जो हम क्लासिकल पढ़ते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ी आपने, प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ी, वहां से जो क्लासिकल क्वेश्चन है उस वे के अंदर नहीं पूछे जा रहे हैं। जो बेसिक साइंस है उसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सी बुक प्रीफर करें? तो बुक आप बाय डिफॉल्ट एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर आप प्रीवियसली अगर पढ़ी हुई है कोई भी बुक
जो भी आपकी जनरल साइंस की बुक पढ़ी हुई है उसको वापस से रिवाइज कर सकते हो। अगर स्टार्ट से कर रहे हो तब आप एनसीईआरटी कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में एज इट इज आर्गुमेंट्स जो हैं, एज इट इज स्टेटमेंट हैं, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको प्रीवियसली नोट्स आपने फॉर्मेशन किया हुआ है उनको रिवाइज कर सकते हो। आपके पास में प्रीवियसली पहले अगर बुक कोई आपने रिवाइज कर रखी है उसको वापस से रीडिंग कर सकते हो। अगर नहीं किया हुआ है तो उसके लिए भी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया है कि आपके पास में कोर्स की फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और 3 पेपर, तीनों के लिए आपका जो कोर्स है उसके अंदर आपका जो पहला पेपर, दूसरा पेपर और थर्ड पेपर, तीनों पेपर का कंबाइंड तीनों पेपर का कोर्स के अंदर तीनों पेपर कंबाइंड फॉर्म के अंदर। इसके अंदर आपका मैकेनिकल भी आ गया, आपका मोटर व्हीकल एक्ट भी आ गया और जीएस का पोर्शन भी आ गया। तीनों का कंप्लीट कोर्स जो है आपका बीपीएससी एमवीआई का है। ठीक है, टैग प्लस नॉन टैग। अच्छा, इसके अंदर आप कूपन कोड जो है अप्लाई करके जो है डिस्काउंट इस पर ले सकते हो आप। ठीक है ना, बाकी आप जो रेस्पेक्टिव यहां पर नंबर दिए हुए हैं उसको आप लगा करके आप इंक्वायरी कर सकते हो, आपको नंबर विजिबल है यहां पर। ठीक है, और कंटिन्यूअसली मैंने आपको बताया कि एमआई में कंटिन्यूअसली कोई भी स्टेट, इररेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट, कंटिन्यूअसली जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है उनसे सिलेक्शन आपको फ्रीक्वेंट सिलेक्शन है यहां पर। ठीक है ना, तो ये अपना डिस्कशन था आज का, जो बीपीएससी एमवीआई की वैकेंसी है अपकमिंग आपका नेक्स्ट मंथ के लिए बोला गया है कि टेंटेटिव डेट है। तो आप प्रिपेयर रहिए फुल्ली अपना, जिनका अगर कोर्स के अंदर कुछ पार्ट रह गया है तो उनको कोर्स के थ्रू अपना फटाफट एज स्पीडली एज पॉसिबल रिवाइज कर लेना है। पहले से रिवीजन है आपके पास में, नोट्स फॉर्मेशन है, तो उनको एक बार आप एनालिसिस को देख लोगे कि किस वे के अंदर क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, उसी वे के अंदर अपनी स्टडी को, प्रिपरेशन को कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ में, नए एनालिसिस के साथ में। इस सेशन को बाइंड करते हैं यहीं पे। ओके, थैंक यू डियर।